मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, है ना, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या देखते हैं हम इसमें क्या है। मंत्रिपरिषद में की बात अगर किया जाए कि कितने मंत्री सदस्य होंगे, है ना, तो इसकी चर्चा जो है कि हमारे संविधान में नहीं किया गया है ना। पहले पहले होता था क्या कि सरकार चलाने के लिए या फिर गठबंधन की सरकार जो होती थी तो सबको स्वायत्तता देने के लिए जो है मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती थी, है ना। तो इससे इसे जो होता था बंदरवाट होते थे और बहुत सारी समस्याएं उभर के सामने आते थे, कहीं घोटाले देखने के लिए मिलते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मंत्री लोग जो है कि अपने ढंग से नहीं निभा पाते थे। अब जो है कि 2003 में जो है 91 संशोधन हुए, है ना, 91वां जो है कि संविधान संशोधन हुए, है ना। और इसके अनुसार जो है कि क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद के में जो है ये सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित, है ना, इसमें है कि कुल 15% से अधिक नहीं होंगे, है ना, कुल 15% से अधिक नहीं होंगे। किसके 15%? लोकसभा सदस्यों की संख्या से के 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होगी, है ना। तो ये चीजें जो है कि जोड़ दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि अधिकतम जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है कि सदस्यों की संख्या 82 होगी, है ना, 82 होगी, ठीक है। और ये संशोधन जो है कि किस अनुच्छेद में किया गया था? तो 75 जो है ना, 75 के 1 का इसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है। लिख लीजिए। संविधान में संविधान में संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, निश्चित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार मंत्रियों की विवेकानुसार मंत्रियों की विवेकानुसार मंत्रियों की विवेकानुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता था, नियुक्ति करता था। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। इक्यानवेवा संविधान संशोधन 2003, 51वेवा संविधान संशोधन 2003 के तहत 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 की क्लॉज 1 का 1 का जोड़ा गया, 1 का जोड़ा गया, 1 का जोड़ा गया, 1 का जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 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 यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित
सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार वर्तमान में अधिकतम, वर्तमान में मंत्रिपरिषद में अधिकतम अधिकतम 82 मंत्री, 82 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिख लीजिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सामूहिक रूप से है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चलिए, सुधीर जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद 75 की क्लॉज 3 के तहत, क्लॉज 3 के तहत क्लॉज 3 के तहत क्लॉज 3 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, 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 सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अब इसका सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग बताएं, कौन बताएगा? बच्चे, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो सबको, पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, सर सबको इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा? जी सर, पूरी भंग हो जाती है मंत्रिपरिषद, यही सब सामूहिक उत्तरदायित्व है। अच्छा, अगर कोई मंत्री कोई कार्य करता है या फिर है कि किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो भी सर भंग हो जाती है। अगर भी आप विश्वास मत भी खो देते हैं तो भंग हो जाती है। चलिए लिख लीजिए,
सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है किसी मंत्री के कार्य के लिए, 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 किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, अकेला वही मंत्री जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए समस्त मंत्रिपरिषद, उसके कार्य के लिए समस्त मंत्रिपरिषद, समस्त मंत्रिपरिषद, समस्त मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है ना। यानी कि किसी एक के खिलाफ जो है कि अगर अविश्वास आ जाएगा तो सभी लपेटे में आ जाएंगे, नहीं, सभी लोग को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज्यादा है ना। और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने ही बड़े खतरे भी हैं, नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के खिलाफ, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, 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 तो संपूर्ण संपूर्ण मंत्रिमंडल को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र, त्यागपत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा, है ना। जैसे कि क्या करते हैं, अगर अगर घर में किसी सदस्य के खिलाफ अगर कोई FIR होता है तो कहते हैं ना कि उसके उसके खिलाफ FIR हो, तो प्रभावित सभी होंगे ना। अगर घर का एक एक आदमी प्रभावित होता है ना, तो सभी लोग प्रभावित होंगे। तो उसी तरह से जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही कहता है कि अगर मंत्रिपरिषद के आप सदस्य हैं और किसी आपके किसी एक सदस्य के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि इस्तीफा देना पड़ेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर्स को। मेरी बात समझ में आ गई? आगे चले, आगे चलते हैं। अब ये बताइए, अगर मंत्री जो है लोकसभा का नाम के राज्यसभा का है, तब क्या होगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी। हम्म, हाँ होगा। होगा। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मंत्री, यदि यदि मंत्री लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य नहीं है, वह और वह राज्यसभा का सदस्य है, 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 वह राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, तब भी, तब भी
वह सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी होगा, है ना। यानी कि अगर कि कोई मंत्री जो है कि लोकसभा नहीं राज्यसभा से मेंबर है ना, जैसे जेटली साहब हुआ करते थे, है ना, और वो मंत्री तो हमेशा रहे हैं, जब भी सरकार बनी है मंत्री रहे हैं। तो अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्तावित होता तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता, त्याग पत्र देना पड़ता, यानी कि ये मंत्रिमंडल भंग हो गई, है ना, भंग हो गई नहीं। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यदि कोई मंत्रिमंडल, लिख लीजिए, लिख लीजिए, यदि मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय बहुमत से ले तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। आपने देखा डिबेट में बैठ कर करके, डिबेट में जो बैठे लोग होते हैं तो जो सभी सभी मिलकर के सरकार का बचाव करते हैं और सब कहता है हमने पास किया, हमने पारित किया है। ऐसा सुना है कहते हुए, मंत्री जी को ऐसा कहते हुए सुना नहीं, सुना है कि हमारी सरकार, है ना, यानी कि उसकी उसकी सहमति है ना, तभी वो बोल रहा है कि ये हमारी सरकार। तो समूह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि कोई मंत्री 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 बहुमत से लिए गए किसी मुद्दे पे बहुमत से लिए गए फैसले से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना होगा, तो उसे इस्तीफा देना होगा। अभी सिमरन कौर का नाम सुना है, जो पहले क्या थी, कृषि राज्य मंत्री थी। जी सर, किसान विधेयक पे जो दे दी थी सर इस्तीफा। हाँ, तो इस्तीफा दे दिया ना। क्यों दिया, कि वो सहमत नहीं थी, है ना, पोस्ट चला गया बिना मतलब के। तो उससे अच्छा है कि सहमति जता देते, नौकरी नहीं जाती। चलिए, मान सम्मान की बात भी तो है। अच्छा मान सम्मान की बात होती है, वहाँ पॉलिटिक्स थी बच्चे, क्योंकि पंजाब पंजाब क्या है, पंजाब में है तो पंजाब का वो आंसू है तो अपनी मान सम्मान बनाएगी ना स्टेट का। कृषक कृषक राज्य है ना। और आप है कि अगर किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, ये सब सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या मंत्रिपरिषद जो है कि राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? नहीं। हम्म, नहीं सर, नहीं सर, सिर्फ लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से होगा लेकिन सभी लोग नहीं होंगे। चलिए आगे लिख लेते हैं, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली कर लेते हैं। अब मंत्रिपरिषद हम बोल रहे हैं, मंत्रिमंडल बोल रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? क्वेश्चन से कहीं मिला था सर, क्वेश्चन कहीं मिला था हाँ, कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है? तो राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति। हाँ? लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, नहीं तो है कि गड़बड़ी करके आएंगे। व्यक्तिगत रूप से, पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से मंत्री
राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो हम छोड़ना चाह रहे हैं वही कुछ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, मंत्रिमंडल अगर कहा जाए तो जस्ट मतलब उसका मतलब क्या है, किससे है, कैबिनेट मंत्री से है। और मंत्री परिषद कहा जाए तो उसमें सभी शामिल हो जाएंगे, नहीं नहीं होंगे, उसमें सभी शामिल होंगे ना। आगे बढ़े, चलिए कैसे ये कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करेगा, लिख लीजिए। जो कैबिनेट का है ना, लिख लीजिए, यानी मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का बैठक सप्ताह में एक बार होती है। प्रधानमंत्री जब चाहे तब है कि मंत्रिमंडल का बैठक बुला सकता है समान रूप से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। और मंत्रिमंडल का ये जो है कि इसमें मंत्रिपरिषद का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? हम्म, तो उनका वरिष्ठ मंत्री रहेगा वो करेगा। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, मंत्रिमंडल का वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। और मंत्रिपरिषद के बैठक के लिए कोई कोरम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो, यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो, किसी मुद्दे पे मंत्रिमंडल में मतभेद हो, तो इसका निपटारा बहुमत के आधार पर, इसका निपटारा बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। आगे चलें। बहुमत से लिए गए फैसले मंत्रिमंडल द्वारा बहुमत से लिए गए फैसले बहुमत से लिए गए फैसले बहुमत से लिए गए फैसले सभी मंत्रियों के, सभी मंत्रियों का, सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है, सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है, संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि इस फैसले से, यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं होता है, सहमत नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पद का त्याग, अभी अभी इस बात को लिखा था, है ना। यदि कोई मंत्री इससे सहमत नहीं होता तो उसे त्याग पत्र देना होता है, देना पड़ता है।
और इसी में है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना है? हाँ जी जी सर। यस हाँ, केसी नियोगी का नाम सुना है, जॉन मथाई का नाम सुना है ना? B.R. अम्बेडकर तो जानते ही हैं। सभी ने जो है मतभेद होने पे त्याग पत्र दिया था। और अभी सिमरन कौर लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए, मतभेद होने पर 1950 में, सर्वप्रथम 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्याग पत्र दिया था। फिर उसके बाद तो सब जुड़ते चले गए। ठीक है। केसी नियोगी, डॉक्टर जॉन मथाई, B.R. अम्बेडकर, श्री देशमुख वर्तमान में, सिमरन कौर कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये भी एक समस्या ही है ना? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है कि हम लोग प्रधानमंत्री देख लेते हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कुछ, कौन बताएगा यहाँ पर? सुशील, हाँ सर। बताइए। प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री का बनने के लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए कम से कम। प्रधानमंत्री जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 के 1 के तहत बनाए जाते हैं हम्म, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति नहीं, अगर बहुमत दल का नहीं है तो फिर अपने विवेकानुसार करेगा। हम्म, और प्रधानमंत्री किसी भी सदन का नेता हो सकता है, वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। हम्म। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए प्रधानमंत्री। लिख लीजिए संसदीय दल का, संसदीय शासन प्रणाली का प्रधान, प्रधान, प्रधान होता है, प्रधान होता है। प्रधान होता है। लिख लीजिए कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। क्या ये मंत्रिमंडल का भी प्रधान होता है? हम्म? हाँ। जी सर। मंत्रिपरिषद, हाँ लिख लीजिए मंत्रिमंडल का प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में ही निहित होता है, जबकि नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के तहत, क्लॉज 1 के तहत, क्लॉज 1 के तहत क्लॉज 1 के तहत, क्लॉज 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट,
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति विवेकीय अधिकार नहीं है, विवेकी शक्ति नहीं है, या विवेकीय अधिकार कर लीजिए, है ना, विवेकीय अधिकार नहीं है, विवेकीय अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब ये क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र है क्या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए? किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिख लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। वह संविधान में किए गए प्रावधानों के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। संविधान में किए गए प्रावधानों के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम जो कड़ी का काम करता है। हाँ, इसके बीच कड़ी का काम, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। लिख लीजिए पहले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हाँ लिख लीजिए, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। अब है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, अगर राज्यसभा से रहा तो में भी किसी भी सदन का जो बहुमत दल का नेता वही पीएम बन सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए या नियुक्त होने वाले सदस्य संसद के किसी भी सदन का नेता हो सकता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का। लेकिन भारत में एस्पेक्ट क्या किया जाता है? भारत में यही एस्पेक्ट किया जाता है कि वो लोकसभा का, है ना, लोकसभा का मेंबर है ना, जनरली होना भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लीजिए, भारत में समान तौर पर लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। हालांकि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, मनमोहन सिंह है, एच.डी. देवगौड़ा हैं, सभी लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? 6 महीने के लिए। हाँ, 6 माह के लिए। यदि फिर बनना पड़ेगा सदस्य। यदि कोई व्यक्ति संसद के
किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, 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 तब भी वह प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है, तब भी वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है। तत्पश्चात उसे 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, 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 ग्रहण करनी होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अगर ऐसा करने में वह असमर्थ रहता है तो असमर्थ होता है, ऐसा करने में असमर्थ होता है तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। अच्छा, जब मान लीजिए कि सुशील को ये कर दिया जाता है, क्या किया जाता है? सुशील को प्रधानमंत्री कर दिया जाता है और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, और ये जो है कि 6 माह बाद भी ये सदस्यता नहीं ले पाते हैं, तो क्या ये दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। नहीं सर, हम लोग बनने नहीं देंगे सर। अच्छा, सुशील से दुश्मनी निकाल लेंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं, दूसरे को बनाया जाए, है ना? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, किसी को न किसी को राज्यसभा से हटा के बना ही देता है लोग फिक्स सीट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रपति कब अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं? लिख लीजिए। यदि किसी यदि त्रिशंकु त्रिशंकु लोकसभा का गठन हो, लोकसभा का गठन हो, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है। त्रिशंकु का मतलब क्या हो गया? मतलब किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, और किसी को बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा, है ना? राष्ट्रपति जो है कि विवेक से जो है कि फैसला लेंगे, है ना? उन राष्ट्रपति जो है कि उन व्यक्तियों को चुनेंगे जो जिन्हें लगता है, राष्ट्रपति को ये आभास होता है कि ये अपना बहुमत सिद्ध कर सकेगा, है ना? तो उस दल को जो है कि ये क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे, या जो गठबंधन के जो सबसे बड़ा गठबंधन होगा, है ना, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यही करते हैं ना, जिस तरह से बाकी जगह देखा है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि यदि लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को किसी भी दल या दलीय गठबंधन को किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, 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 तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल या गठबंधन को सबसे बड़े दल या गठबंधन को राष्ट्रपति राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति 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 प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, 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 नियुक्त करता है,
नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब यहाँ पे है कि चौधरी चरण सिंह का जब सबसे पहले इस तरह का स्थिति जो बना था, तो चौधरी चरण सिंह का जो सरकार बनी थी, है ना, चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी। और उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। एक भी बार भी तो लोकसभा में गए भी नहीं थे चौधरी चरण सिंह। हाँ, तो ये चीजें समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट चलते। जब बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो, 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 या दो या दो से अधिक प्रभावशाली नेता, दो या दो से अधिक प्रभावशाली नेता हो, अथवा अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, याद है, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी उसमें जो है कि राजीव गांधी जो है कि थे, उनके बेटे थे, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस समय जो है कि देखिए ऐसे तो राजीव गांधी को ही बनना चाहिए था, लेकिन कि अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ देर पहले पढ़ रहा था, आप लोग की क्लास लेने से पहले राजीव गांधी की जीवनी पढ़ रहा था। तो उस समय है कि राजीव गांधी कोलकाता में थे, और ये जब डेथ हुआ तो कोलकाता से फ्लाइट में थे वो। तो वहां पे है कि शीला दीक्षित थी, प्रणब मुखर्जी थी, और प्रणब मुखर्जी है कि इंदिरा गांधी के सबसे खास थे और वो वरिष्ठ मंत्री थे। तो राजीव गांधी है कि शीला दीक्षित को ये देते हैं, सूचना देते हैं कि इंदिरा गांधी नो मोर, है ना। तो ऐसे में है कि बातें होती है कि प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया जाए, प्रणब मुखर्जी को बोला जाता है। तो प्रणब मुखर्जी बोलते हैं कि जो मंत्रिपरिषद में जो वरिष्ठतम सदस्य है ना, उन्हें जो है उन्हें तत्कालिक प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और जब तक क्या है कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है ना, जब तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो ये बात वहां पे किया गया। लेकिन ये हुआ क्या कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, है ना, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और प्रणब मुखर्जी ने उस समय पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स है? इस तरह देखा है तो 5 साल, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। लिख लीजिए। संविधान में, संविधान में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है। लिख लीजिए। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के तहत, क्लॉज 2 के तहत, क्लॉज 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रीगण, मंत्रीगण राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत अपना पद, अपना पद, अपना पद ग्रहण करें, धारण करें, धारण करें, धारण करें,
अब सीधी सी बात है कि इसमें डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री के लिए बोला नहीं गया है, प्रधानमंत्री भी मंत्री में ही आते हैं ना। तो इसके 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 तहत जो है कि ये प्रोविजन जो है प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यही उपबंध प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है, चूंकि वो स्पेशल व्यक्ति तो है नहीं कि है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। ये जो है कि सैद्धांतिक रूप से जो है कि ये भी जो है कि किनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है ना। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि अगर बहुमत बनी रही 5 साल और अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, है ना, तब प्रधानमंत्री का कार्यकाल समान रूप से कितने होता है? 5 साल नहीं, 5 साल। लिख लीजिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में विश्वास मत और बहुमत पर निर्भर करता है, और बहुमत पर निर्भर करता है। अगर है कि आप लोग की मम्मी को बोला जाए, है ना, आप में ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री अपॉइंट हो जाए तो अगर आपकी मम्मी पूछे कि बेटा कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री हो, तो बता पाएंगे मम्मी को कि कितने दिन के लिए हैं? हाँ, नहीं है। अगर बोल दिए कि कभी भी हट सकते हैं, तो मम्मी कहेगी कि ये नौकरी नहीं चाहिए। नहीं, मम्मी ये बोलेगी ये नौकरी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। नौकरी नहीं तो पेंशन मिलेगा ना। चलिए, जनरली तौर पे है कि मम्मियाँ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के नौकरी पे को जो है अवॉइड करती है। पता है आपको, बिहार की मम्मियाँ ज्यादा जागरूक है ना। सर के सरकारी नौकरी हो, लेकिन सरकारी नौकरी 50 सर के प्राइवेट नौकरी हो तो सही नहीं है। यही लोग का सर कहानी है। दहेज कैसे मिलेगा? हाँ। दहेज नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कमा लीजिए, है ना। सर सबसे पहले चाहिए सरकारी नौकरी, भले चपरासी क्यों ना हो। अरे हमारा एक भाई है, अभी कुछ नहीं करता है, बीएड करके ये बैठा तो है। दोनों तरफ से है ना, कि जहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है तो लड़की वाले घर के लोग सरकारी नौकरी के पास ही जाते हैं, अधिकतर खोजते हैं कि अरे तो हम लोग सरकारी अपना नौकरी सेफ्टी लड़की चाहते रही। हैं ना। गलतियां दोनों तरफ से है। हमारा भाई बोल तो रहे हैं कि हमारा भाई जो है कि बुआ का बेटा है, कुछ नहीं करता है ना, और बीएड केवल किया है, ठीक है। स्टेट हम ही पास करवा दिए थे उसको। तो है कि अभी उसकी शादी लगी है, 10 लाख रुपए हैं, 10 तोला सोना है, एक जो है गाड़ी है 4 व्हीलर। हमने कहा कि भाई तुम्हें अगर मान लो कि जॉब लग भी जाती तो कितनी की मिलेगी? 28,000 26,000 यही मिलता ना टीचर को बिहार में। हमको इतना में होगा क्या? और जो इतना पैसे ले रहे हो। तो कहता है भैया अभी तो देखे ही नहीं है, ये तो हम ज्वाइन करने दीजिए ना, अभी इस शादी लगा हुआ है, इसको काट देंगे और दूसरे जगह करेंगे, वहां पे हमें 20 लाख रुपया मिलेगा और सोना चांदी सब मिलेंगे। हम कह रहे वाह। कितने भी दहेज ले लीजिए, घर से लगेगा ही लगेगा। अरे वाह, मतलब पूरी प्लानिंग है। हमारे पास एक स्कीम, नहीं सर, हम जनरली देखते हैं। मैं भी एक स्कीम निकालने वाला हूँ, है ना, जिसमें कि ये स्टूडेंट्स बॉयज के सारे खर्च मैं दूंगा, है ना, बशर्ते साइन करवाने वाला हूँ मेमोरेंडम पे कि वो दहेज नहीं लेंगे। अगर दहेज लेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर सब भाग जाएंगे। ये हम सोच रहे हैं ऐसा प्रोग्राम लेके आए। सब सामने भागेंगे कोई ना, ये फायदा सब उठा लेंगे। बता, आपको चल भी नहीं पाएगा, ये भी होगा। नहीं आप ऐसा। सही बोल रहे हैं सर, आप ही को बेवकूफ बना देंगे सारे।
नहीं, मेमोरेंडम पे साइन रहेगा ना, मेमोरेंडम पे साइन कीजिएगा तो फिर आप भाग सर के बिहार में बाहर है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया छोड़ के थोड़े भागेंगे। अब बिहार में इतने पावरफुल कोई नहीं है ना। बिहार में जो इतने पावरफुल नहीं है। स्टूडेंट तो कम से कम हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता बिहार में किसी भी तरह से। वो कहीं भी रहेगा, किसी भी ये क्या कहते हैं क्षेत्र में पोस्टिंग रहेगा, वहां से तो है कि हम कार्रवाई तो करवा ही देंगे ना। इतने स्टूडेंट ही हैं कि वो जाकर कार्रवाई कर करके उसको जेल में डाल देगा। चलिए, कानून के हिसाब से तो दहेज का कुछ कंडीशन है ना। हाँ वो भी माने फंस रहेगा। जाएगा ना, वो भी फंस जाएगा ना। जो मेमोरेंडम पर साइन करेगा तो वो तो फिर सरकार भी उसको लपेटेगी, जी सर। है ना। और ऐसे भी बिहार में दहेज प्रतिबंधित है। आगे चलते हैं। नौकरी चली जाती है सर। नौकरी चली जाती है। खाली लड़की जाकर के थाने में बोल जब दो एक बार कि इसने मेरे से दहेज लिया जब है। तक सर जब तक सर मानसिक रूप से सभी लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक ये दहेज नहीं खत्म मैं होगा। बोल तो रहा हूँ, मैं तो खुद के भाई के लिए बोल रहा हूँ। और वो जो है कि वो लड़का जो है आकर के मुझे बोल रहा है, बता रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, मैं क्या बोलूँ, भाई है, कुछ नहीं बोल सकते, है ना। वो बहुत कुछ बोलता है ना। कहता है कि सर भैया कि ये अभी शादी हुई नहीं है। बोल रहा है कि भैया ये अभी ज्वाइन करने दीजिए टीचर वाला, हम इसको क्या करेंगे ना, ये शादी तोड़ देंगे, है ना। और हम दूसरी जगह नहीं शादी सर, करेंगे। लड़की ऐसा गलती दोनों तरफ से होता है। मान लीजिए किसी को 10 लाख मिला, अगर पता चला कि वो सरकारी नौकरी है तो दूसरे घरों लाके कहेगा 12 लाख रुपया ले लीजिए। तो नहीं, गलती दोनों तरफ से। मैं हंस रहा था कि बताओ कि तुम 20,000 और 25,000 रुपया कमा करके घर चलाओगे कैसे, है ना। आज के डेट में है कि 20,000 रुपया 25,000 रुपया है क्या, कुछ नहीं है। वो घर चलाएगा कैसे, 10 पैसे अभी नहीं कमाता है। वो बैठा है कि बस ज्वाइन करवाएगा, उसके बाद है कि हमारी घर चलेगी, ये कंडीशन। तो सीधी सी बात है कि बिहार के लोगों को नहीं बदला जा सकता है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्या लिखाना था हम लोग, प्रधानमंत्री कर रहे थे हम लोग। विषय से विषय अंतर हो गए। क्या कहते हैं, पदार्थी कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कार्यकाल लोकसभा के विश्वास मत और बहुमत पर निर्भर करता है। लिख लीजिए। लोकसभा में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने अथवा अथवा बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, या त्याग पत्र लिख लीजिए, त्याग पत्र देना पड़ता है, ज्यादा बेहतर होगा। इस्तीफा जो है किस यूज टू वर्ड हो जाए, त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र श्रम त्याग पत्र न दे न दे तो राष्ट्रपति उसे पदच्युत कर सकता है। ये चेक बैलेंस जो है सभी जगह है नहीं है। आप पंचायत लेवल से ऊपर लेवल तक आएंगे तो सभी जगह जो है ये प्रक्रिया फॉलो की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य, क्या क्या कार्य है ये, क्या क्या करता है ये, लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद की सहायता करता है। लिख लीजिए। प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से, है ना, व्यवहारिक रूप से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च 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 कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जबकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। लिख लीजिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है।
मध्यस्थ का कार्य करते हैं, मध्यस्थ का कार्य करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। तथा 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 प्रधानमंत्री मंत्री के विभागों की सूचना, विभागों की सूचना, विभागों की सूची, विभागों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को, राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। और अगर प्रधानमंत्री अगर है कि जिनकी सिफारिश, मान लीजिए कि सुशील के लिए सिफारिश कर दिया प्रधानमंत्री की, इन्हें क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय दिया जाए, और राष्ट्रपति जो है कि कहें कि नहीं सुशील को हम नहीं देंगे वित्त मंत्रालय, तो क्या होगा? देना पड़ेगा उनको हाथ धो के। हाथों महाभियोग लगा दिया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री महाभियोग लगा दिया जाएगा सर। हाँ, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, नहीं आगे चल। प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? वो तो दे प्रधानमंत्री ही रहा है कि वित्त मंत्री बना दिया जाए। तो इस्तीफा देंगे ना, अगर बात नहीं मानी जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए। कहीं राष्ट्रपति को ही हटा देगा लोग। हाँ चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री विभिन्न सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, नेक्स्ट लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद के गठन का विवेकाधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, विवेकाधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। लिख लीजिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, तथा मंत्रिमंडल के सभी कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये जो है ना, देखा है सर्कस में जो है एक मास्टर होता है, देखा है, वो जैसे जैसे इशारा करता है सारे जानवर जो है उसी के अनुसार क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, है ना? तो कुछ प्रधानमंत्री की स्थिति भी कुछ इसी तरह से है ना? प्रधानमंत्री जैसे जैसे इशारा करते हैं सारे मंत्री जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद देश तथा विदेश, संसद देश तथा विदेश, संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं।
अब ये बताइए कि भले ही है कि विदेश मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होता है ना, वो दूसरे मंत्री जो है उनके लिए विदेश मंत्री होते हैं स्पेशली, है ना। लेकिन विदेश नीति का जो निर्धारण है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। लिख लीजिए, प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण करता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है। लिख लीजिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात, चूंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री के मृत्यु के पश्चात मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है विघटन? क्योंकि हेड तो वही रहता है ना। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग, वर्तमान के नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। और कुछ है इसमें? नहीं है। अब ये बताइए, उप प्रधानमंत्री की संकल्पना किया गया है संविधान में? नहीं संविधान में नहीं किया गया है। हाँ, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की संकल्पना नहीं की गई है, नहीं की गई। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही सदस्यता ग्रहण करता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पे कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री। बिना कुछ किए हुए नहीं, बिना कुछ कहे हुए चुपचाप सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये अमित शाह सेकंड नंबर पे है। नहीं, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक मंत्रिमंडल में कुल 7 बार उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है। 7 वो प्रधानमंत्री बने हैं ना। हाँ, 7 बार सृजित किया जाएगा तो 7 बार बनेगा ना। आगे चलते चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब ये बताइए, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। हाँ, सत्रावसान करने का हक किसको है? राष्ट्रपति को।
लोकसभा भंग करने का सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को करते हैं सर। हाँ, लिख लीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान संबंधी परामर्श देता है। नेक्स्ट लिखिए प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा को भंग करने का, कभी भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। सरकार की नीतिगत घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही संसद पटल पर रखे जाते हैं। संसद पटल पर रखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे जो है कि सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे लास्ट प्रधानमंत्री कौन है? उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, है ना। तो ये सब फैक्ट है कि आप लोग एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी वेणुगोपाल। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लिख लीजिए। नेक्स्ट है ठीक वेणुगोपाल। है सब कुछ वेणुगोपाल ही है। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। पद का सृजन किया गया है। पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट लिखिए। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि मामलों पर सलाह देता है। नेक्स्ट लिखिए। महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और कुछ है इसमें? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 76 का क्लॉज 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। महान्यायवादी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। भारत में यह परंपरा रही है कि सरकार का त्यागपत्र सरकार का त्यागपत्र के साथ ही महान्यायवादी को बदल दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या क्या योग्यता है लिख लीजिए। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के तहत निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। क्या क्या है लिख लीजिए। भारत का नागरिक हो, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट लिख लीजिए। एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के समक्ष लिख लीजिए, या राष्ट्रपति के राय में वह पारंगत विधिवेता हो। इसके काम क्या है लिख लीजिए। महाधिवक्ता का कार्य लिख लीजिए। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 2 के अंतर्गत महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि महान्यायवादी को यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निश्चित विषयों पर निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सहायता दे। नेक्स्ट लिख लीजिए।
महान्यायवादी महान्यायवादी अपने कर्तव्य को निर्वहन हेतु भारत के सभी उच्च न्यायालयों भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है अधिकार रखता है अधिकार रखता है। लिख लीजिए, महान्यायवादी महान्यायवादी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का वकील होता है वकील होता है वकील होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 88 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। महान्यायवादी संसद के संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। उसे लिख लीजिए, महान्यायवादी को किसी समिति में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है और नहीं सरकारी कर्मी नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, महान्यायवादी के पद पर रहते हुए व्यक्ति निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है बशर्ते वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह ना देता हो। तो चलिए, ये आपके आज ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। तो क्या टेस्ट देने के इच्छुक हैं या सब भाग जाएंगे? 20 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, और ऐसा ना हो कि सब टेस्ट के नाम पे भाग जाइएगा, प्रत्येक दिन ही होते आया है ना। तो जरूरी नहीं है टेस्ट लेना, सहमति है? देखिए, मैंने जैसे ही टेस्ट की बात किया, हाँ सर, संगीता भाग ली, संगीता है क्लिक हो गई। बच्चे है कि टेस्ट के नाम पे सीधे भाग लेते हैं, उन्हें बस पढ़ना होता है, टेस्ट नहीं देना होता है। उन्हें लगता है कि बस इसी से काम चल जाएगा, केवल पढ़ना है, प्रिपरेशन देना है ना। चलिए छोड़ते हैं, आज शाम में फिर मिलते हैं।
टेस्ट नहीं लेते हैं। ओके पीडी